फिर करियर फिल्मों में आया। एक हंसल साहब पहली फिल्म कौन सी थी आपकी और कब की आपने? मेरी पहली भैया फिल्म थी फराज, और अच्छा। एक डायरेक्टर साहब है, उनका नाम है हंसल मेहता। हाँ हाँ। सांझ के सूरज को दूर कहाँ जाना है, चांद को बहला के। उसने एक अटैक में अपने 2 दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, उसको मदर टेरेसा अवार्ड मिला था, और वो मुसलमान था। और मैं धर्म का ऐसा आदमी हूँ भैया, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये छोटी सी चीज, ये पर्सनल है, पर मेरे बिलीफ सिस्टम घर वालों ने मुझे, मेरी माँ ने मुझे भगवत गीता पढ़ाई है, पुरानास पढ़ाए, देवदास और कुरान शरीफ भी पढ़ाई है। आप ये देखिए, वेदास भी मुझे, वेदा तो मुझे सब याद है। ये अल्लाह है हरे में, मैं दिखाना चाहूंगा कैमरे में, और ये मेरे शिवाजी हैं। वाह। क्योंकि मेरे देखिए मेरे गूज़बम्स आते हैं भैया, मैं बहुत, इन लोगों ने मुझे हर, मेरी माँ के, मेरा सोच ऐसा है कि शिवलिंग को दूध पिलाना जायज़ है, पर उससे पहले उस भूखे बच्चे को जो आपको पिलाते देख रहे पहले वो, क्योंकि भगवान वो चाहेगा। और चादर पढ़ाओ जितनी भी दरगाहों पे जरूरी है, पर उससे पहले बच्चे सिकुड़ रहे हैं उनको पहना दो, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नियत से धर्म होता है और इश्क से आपका काम होता है। शेर की एक लाइन है कि मस्जिद है बहुत दूर, चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसाया। अरे वाह, क्या बात है भैया। तो करते करते वो फिल्म मिली। अभी मेरी हाल ही में एक फिल्म आई है, दिलशाद को बड़ा फुटबॉलर बनने का मौका मिला है, और तुम तो कह रही थी वो सेलेक्ट नहीं हुआ। बचपन से ही ना दिलशाद ने अपनी सारी ख्वाहिशें दबा दी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के नवोदित और उभरते हुए कलाकार आमिर शुएब। नवाबों के शहर लखनऊ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से मुंबई सपनों के शहर में रुख किया और अपना एक मुकाम बनाया। आज हम उनसे पूछेंगे उनके संघर्ष की क्या दास्तां है, और किस तरह से वो पढ़ाई लिखाई के दौरान किस में अपना करियर बनाना चाहते थे, क्या पढ़ना चाहते थे, और किस तरह वो मुंबई पहुंचे। थोड़ा सा इंट्रो उनका ये है कि आमिर शुएब के पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं, वर्तमान में उनकी बरेली में पोस्टिंग है, पुलिस बैकग्राउंड से हैं, और अब इन दिनों मुंबई में कई एड शूट कर चुके हैं और कई फिल्मों में उन्होंने अच्छा अभिनय किया है, और कई उनकी फिल्में आने वाली हैं। तो हम पूछते हैं आमिर शुएब से कि किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, कहाँ पढ़ाई की, और किस दिशा में वो अपना करियर बनाना चाहते थे, और आज किस मुकाम पे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मुझे अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए और मौका देने के लिए। और मैं आपको एक्चुअली अपने वाले साहब से सुनता रहता हूँ, मैं खुद आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अब हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी कामयाबी का क्या राज है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। तो मेरा नाम है आमिर शुएब। मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि पढ़ाई की मैंने स्कूलिंग लखनऊ से, स्कूल है ला मार्टिनियर, मिशनरी कैथलिक स्कूल। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैंने, उसका भी एक अलग वाकया है भैया, कि मैंने स्कूल में जब क्लास 10th के बाद कहा कि मुझे आर्ट्स पढ़नी है, ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि बचपन से ही मुझे ना डिजिट थोड़ी टेढ़े मेढ़े दिखते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेरी केमिस्ट्री लाइफ के साथ तो बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन किताबों के साथ बड़ी ख़राब। तो मेरी अम्मा जो थी मुझे कहानियाँ सुनाती थी भैया, और वो मैं पिक्चर बनाता था इतिहास की, इसकी उसकी, और फिर मैं जाके शीटों में लिखता था। तो खैर के केमिकल्स में मजा नहीं आ रहा था, अपनी लाइफ में केमिकल होने लगता था भैया। आर्ट की ड्राइंग में मजा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो खैर मैंने वो पढ़ाई करने के बाद मैंने अपना ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई करी। फिर मैं पहुंचा दिल्ली का शहर, क्योंकि मेरे को लखनऊ में आर्ट्स की समझ में नहीं आया कि मैं इसके बाद क्या पढूं। तो मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि कॉलेज में ही 10th में मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस और ये पढ़ाई करी। जैसे मेरा 12वीं के रिजल्ट आए, इत्तेफाकन काफी अच्छे डिजिट्स आ गए, 89 कुछ % आए थे आर्ट्स में, क्योंकि हमारे पापा के बॉस ने समझाया था हमारे डैड को, क्योंकि हम लोगों को इतनी ओपन थिंकिंग नहीं दी गई थी कि शुएब, अगर आप अपने बेटे को साइंस दिलाएंगे तो 63% आएंगे, और यही अगर उसका दिल आर्ट्स की तरफ है तो शायद 90 छू जाए। तो 90 तो नहीं हुआ, लेकिन 90 से 0.4% कम में 89.6% आए। मतलब मध्यम वर्गीय परिवारों में जिस तरह से करियर पर फोकस होता है कि बेटा जो है कुछ इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, हम निकले थोड़े उल्टे। अच्छा। हाँ, और घर में इकलौते लड़के थे, बहन हमारी हमसे ज्यादा माशाल्लाह कमाल है, बेमिसाल है और कामयाब है, और हमें खुशी इस बात की। लेकिन हम पहुंचे भैया फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। किसी ने हमें बहुत दूर जरा बता दिया था कि एक शाहरुख खान साहब का कॉलेज है कोई, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी नहीं पता थी भैया। अच्छा। तो हम बिल्कुल क्लोज एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। तो हम पहुंचे वहाँ, इत्तेफाकन भैया अपना वो पापा ने हमें टिकट दिया, हम गए, फुप्पी के रुके, फॉर्म भरे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इत्तेफाक से शायद भगवान से कई बार आप होता है ना कुछ सोचते हैं, और किस मोमेंट में क्या चीज़ किस तरीके से सोचते हैं वो सुन लेते हैं। हम इत्तेफाकन पहुंचे, और 0.5% की बढ़ाई से हमारा हंसराज में शाहरुख खान साहब के कॉलेज में BA में एडमिशन हो गया। मेरिट में आ गए, हो गए।
छोटा था नहीं, खेल तो अपनी जिंदगी से खेलना था भैया, तो स्पोर्ट्स में इतना खास थे नहीं हम। तो खैर हम पहुंचे वहां, फिर वहां से बीए किया, फिर आगे का एमए किया। अब कहानी हमने ऐसे पलटी कि हमारे वाले साहब पुलिस में अफसर और दुनिया भर के लोग पुलिस में थे, कोई वकील था, कोई कुछ था। तो हमने सोचा कि हम तो यूपीएससी आपके करेंगे। वालिद आपको क्या बनाना चाहते थे? हमारे वालिद की बेस्ट पार्ट सर ये है कि हमारे वालिद इतने सक्सेसफुल हमारी नज़रों में कि उन्होंने हमेशा पलट के लोगों के प्रेशर में कि ये कर ले, कि लड़का शोएब तुम कुछ कहते नहीं, पर उन्होंने हमेशा पलटा और बोले हीरो तुम क्या चाहते हो, और सुनी मेरी। तो मेरे बाप ने मुझे भले ही वो बंगले नहीं दिए, वो गाड़ियां नहीं दी, हो सकता है वो जेब खर्च आंख बंद करके नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया वो बहुत 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 सारे लोगों को नहीं मिला। उन्होंने मुझे वो आज़ादी दी कि तुम उड़ो और तुम गिरो और तुम हारो, क्योंकि जो हारेगा नहीं वो समझेगा नहीं, और सही उम्र से समझो। कष्ट किया तो मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि बेटा तुम जाओ। इनफैक्ट एक जाओ, वक्त अपनी आया, दुनिया जियो जाके। अपनी दुनिया, जैसे किरण को कहा था उसने कि जा जा किरण जी सिमरन ले जा। अपनी जिंदगी, ऐसे ही कुछ वाक्य हमारी लाइफ में हमारे वाले साहब ने जैसे प्ले किया। डीडीएलजे में कहा था जा सिमरन जा, जा जी ले सिमरन। अपनी जिंदगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो खैर उसके बाद भी यह हुआ क्या, हमारा यूनिवर्सिटी पढ़ाई हुआ, हमने यूपीएससी भी कोशिश की, आपसे झूठ क्या बोले, थोड़ी शर्मिंदगी की बात है। नहीं नहीं, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। इनफैक्ट हमारे अब्बा ने कहीं से जुगाड़ कर करके वो पैसे इकट्ठा करके, मुझे याद है मैंने वो पैसा बहुत वेस्ट किया, मैं गया पढ़ाई करने, किताबें खरीदी, पर वही अगेन आर्ट्स वार्ट्स में तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन यूपीएससी में तो आपको चाहिए ब्रिलियंस, ब्रिलियंस में चाहिए मैथमेटिक्स भी, ये भी फिजिक्स भी हो, इंग्लिश भी हो, सारी हमारा चीजें, फिर भैया पल्ला हिस्ट्री ढीला भी हो हो, गया। सब पे कमांड होनी चाहिए। यकीन मानिए हम समझे कि हम क्या ही करें अपनी लाइफ में अब। और उस तरफ एक दिल का थोड़ा सा मसला चल रहा था भैया, जवानी थी हमारी, हम इश्क में भी थे, ओहो, तो इश्क टूटा था, तो वो दिल्ली की गलियां जो हमने दिल टूटा हुआ था, दिल थोड़ा कमजोर था उस टाइम, इसीलिए नादान था। इसीलिए यूपीएससी जो है अब मन नहीं लग रहा यूपीएससी था। और बुरा लगने लगा। तो खैर वो दिल्ली की गलियां भी हमें बुरी लगने लगी भैया एक वक्त के बाद। तो हमने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारी सारी यादें हैं, और जो हमें शहर दे सकता था उसने हमें दिया, हमने उस शहर को दिया। अब हमने कहा हमें पापा यहाँ नहीं जीना, क्या करना है। हमने कहा, और सारे दोस्तों किसी की नौकरी लग गई, किसी का बिजनेस कर करा के पहुंचे वापस लखनऊ अपने अब्बा के पास। तो हर मोड़ में गिर पड़ के पहुंचते थे डैड के ये पास। कौन सा ईयर था जब आप वापस आके? हम ये भैया 2016, अच्छा 2016 एंड में हम आए पापा के पास, दिल्ली से वापस लखनऊ आ गए। हार के कि वो पैसा भी 2.5 लाख रुपए खराब हो गए जो कोचिंग के भरे थे, हाँ। और अभी और आगे का UPSC में पता कुछ नहीं, हो नहीं पाया, आगे का कुछ दिल पता नहीं। टूट गया। सब दोस्त कह रहे हैं यार तू क्या हो गया, कोई लगी जॉब लगी, लेकिन कुछ नहीं, हाँ। और लड़की अलग चली गई भैया। ओह, तो बिल्कुल बेहाल हो बहुत गए। घाटे में रहे। और हमारे घर में माशाल्लाह परवरिश ऐसी है कि हमारे घर वाले एहसास महसूस से समझ तो लेते हैं, लेकिन हम लोग पर्दों में बड़े हुए हैं, तो अपने अब्बा से थोड़ी नहीं कहेंगे दिल टूटा हुआ है, पर वो समझते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब क्या करोगे। हमने कहा देखते हैं। बोले अब तुम देखो दिल्ली पहुंचे हो लखनऊ से, अब तुम वापस तो आओगे नहीं दोस्त, अब तुम बड़ी जगह जाओ। फिर अगर हमारे पापा ने उनको हमें फ्रीडम दी। पर्दे नहीं, इन्हें कहते हैं संस्कार। संस्कार कि हम बड़ों के सामने जो है नहीं बात कर नहीं सकते बात सर, कर सकते उस तरीके से। शर्म आती है, वो शर्म का वादा हालांकि वो रहा। हमारे हाव भाव, हमारे चेहरे से, हमारे एक्टिविटी से पहचान लेते हैं कि दुखी है, खुश है, दुख है, क्या सुख है, प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। खैर हमारे पापा ने, हम मुंबई पहुंचे भैया, तो हमने सबने कहा कि इसकी लड़की की क्वालिटी ये है कि ये पार्टी वार्टी या कहीं पे भी जाता है तो इसकी एक तो बात ठीक ठाक कर लेता है, दिखता भी कहीं नॉट बैड है, हाँ तो और लोग अटेंशन मिलता है। तो कर करा के भैया हम पहुंचे मुंबई, वो करने जो आज आप बेमिसाल कर रहे हैं। अच्छा आप पत्रकार बनने गए थे, जर्नलिस्ट? अब किस्मत देखिए हम आपके साथ बैठे भैया। तो हम पहुंचे, तो हम एक कॉलेज है मुंबई में, सेंट जेवियर्स कॉलेज। अच्छा। तो वहाँ पे एक साल का शायद डिवीजन कोर्स होता है जो फिल्म एंड डिवीजन एंड मास मीडिया पढ़ाता है भैया। तो हमने कहा हम डिप्लोमा कर लेंगे, और जी वगैरह में कहीं पर आवाज ठीक ठाक है, बुलंद है, चल रहे हैं फल रहे हैं आपकी तरह। कहानी बचपन का एक शौक है जो हमें याद है और आज तक वो चल रहा है हमारे साथ, वो है कहानी सुनाना। हमें वो लोग कहते हैं तुम क्या करते हो, तो मैं तो पहले तो मैं जीता हूँ, और दूसरा मैं दूसरों को जियाता हूँ कहानियां सुना के। बहुत बढ़िया। तो कर करा के भैया हम पहुंचे वहाँ। हमारा 1-2 दिन की वाक्य लेट हुए, ये हुए, वाले साहब पहुंचे थे हमें ड्रॉप करने, और हम तो इस एंकर बनने के लिए आपने पहले कोर्स करें, एडमिशन ले लिया? नहीं हुआ, इसीलिए तो अच्छा हुआ नहीं हुआ। आज सोचते हैं, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं है, फॉर्म भरेंगे, एग्जाम था 3 महीने पहले। तो मैंने कहा चलो, अब मैंने पापा को, पापा अब तो ये भी चला गया, अब क्या करोगे। बोले यार अब तुम वहाँ पे लखनऊ तो मत चलो, पुप्पी का एक घर है तुम्हारे यहाँ पर बॉम्बे में लोखंडवाला में, वो खाली पड़ा है, ऐसा करो तुम यहीं रह जाओ। अब समझ रहे हैं आप बाप की सोच मेरे। उन्होंने कहा तुम यहीं रह जाओ। 2017 में, हाँ 16 एनडी था। अच्छा 16 एनडी था। तो उन्होंने कहा तुम यहीं रह जाओ और किसी प्राइवेट कॉलेज से बेटा, कोई विजी के और इनके इंस्टीट्यूट हैं महाड़ा में, वहां से सीख लो बेटा, और कोई दिक्कत नहीं, तुम लेट नहीं हो दुनिया से, तुम देखो तुम्हें क्या करना है। वो छोड़ के हमें आ गए। सिर्फ हमने एक चीज पापा से मांगी थी कि शहर में कोई जानने वाला नहीं है, तो एक 4 पहिया वाहन जो हमारा वहाँ खड़ा है लखनऊ का, वो मिल जाता, उसको जरा मुंबई भी तो रोडों से थोड़ी दोस्ती हो जाती।
तो हमारी यूपी 32 फोर्ट फीगो एक छोटी सी गाड़ी थी, वो आई और हमने अपनी शुरू किया। इत्तेफाकन हमें एक रोड पे सर एक ऐसी ऑडिशन वाले लोग होते हैं, वहाँ पे एक रोशन तनेजा फिल्म इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ हमारी किसी से दोस्ती हुई, तो हम पहुंचे, तो वहाँ पे भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए सब प्राइजेस हैं। फिर अब एक्टिंग शुरू कर, हमने कहा अभी तो वो लोग अभी तक आपका जो मन था वो एंकर का ही था या एंकर अच्छा अभी तक एंकर के बारे में सोच अब रहे थे? इत्तेफाकन हमें भैया वो मिले, तो वहाँ पे वो मैम जो थी रोशन साहब की बीवी, वो लखनऊ की पढ़ी है, लोरेटो कॉन्वेंट की। अच्छा। तो उनसे बात हुई, तो हम उनके वहाँ गए, तो हमारा डिक्शन थोड़ा साफ था, जिसे कहते हैं तलफ़ुज़, द वे वी स्पीक, एंड फिल्मों के लिए हिंदुस्तानी बोलना बहुत साफ, बहुत ज़रूरी है। तो हम वहाँ पे भी हमने कुछ सीखा, कुछ सिखाया उस स्कूल में, ऐसे ही दोस्ती यारी में हुआ, सर का आशीर्वाद मिला। खैर हम फिर बर्बाद थे, एक दोस्त बन गए, वो मुंबई के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अच्छा। वो नोट जो होते हैं, करेंसी, उनमें पेपर जो आरबीआई होती है वो वही बनाते हैं। अच्छा। उनके बेटे से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो उसको मेरी एनर्जी इतनी अच्छी लगी, खुदा जाने हमारे घर वाले नहीं समझ पा रहे, हम भी नहीं समझ पा रहे हमें क्या अच्छा था। अब उसको दिखा, वो उसको दिखा, हिडन दिख गया उसे। उसको दिखा, तो उसने कहा कि तुम 1 साल मेरे साथ वर्ल्ड ट्रैवल करोगे। तो मैंने उसको कहा भाई मैं गे नहीं हूँ। बोला नहीं दोस्त, मुझे तुम दोस्त ह्यूमन पसंद हो, तुम्हारे अंदर वो वाइब है, तुम घूमोगे मेरे साथ। तो उनकी परिवार के साथ हम यूरोप घूमने गए, थाईलैंड घूमने गए। अच्छा, घूम फिर के उनके घर में भी रहने लगे। अच्छा। 6 महीने उनके घर पे रहे। वो मुंबई में कहाँ रहते थे? वहीं लोखंडवाला में हमारी फुप्पी घर था, हम हमारे घर में नौकर वोकर थे नहीं, सुबह उठो चाय बनाओ झाड़ू पोछा करो, वहां था हर चीज करना, सेल्फ मेड है सब, हर चीज खुद। खैर वो सब हार बीर के हम फिर इनके घर पहुंचे। हमने कहा यार आमिर, हार मान लो कुछ वक्त के लिए, इनके घर में रह लो, खाना पीना सब। और वो फैमिली ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा, खाना पीना, मेरे साथ बैठना, वो परिवार साथ बैठने लगा। कर करा के भैया हमें रियलाइज हुआ कि जो हम जिंदगी जीवन जी रहे हैं ये तो हमारा है ही नहीं। हम कल जब ये नहीं हाथ उठा लेंगे तो हमारे पास एक हमारे वालिद फादर वेट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें हर चीज़ दे के आगे भेजा। तो हम तरक्की तो तब है जब हम पीछे देख रहे हैं, अब तो हम पीछे देखना भूल गए। वहीं पे हमारी गाड़ी, अल्लाह ऊपर वाला गलतियां में कराता और सिस्टम में टर्निंग पॉइंट यही था, तो ये था। वहीं से उतरे तो एक फ्लाइट में, आप यकीन मानिए, एक कास्टिंग जा रहे थे आप? हम जा रहे थे थाईलैंड। अच्छा। तो बम्बई एयरपोर्ट पे मुझे एक साहब मिले। थाईलैंड क्या मतलब वैसे मौज मस्ती मसाज कराने? नहीं मसाज पर मैं एक्चुअली जनरली भी थाईलैंड ही जाता हूँ। पर उसमें कोई ऐसे मेरे वाले वैसे शौक नहीं है, लेकिन थाईलैंड का क्या है, कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थाई फूड, घूमो फिरो। क्या सब पसंद है? बैंकॉक है, पटाया। मैं एक्चुअली जाता हूँ तो मेरे को वहां पे भी, मतलब आई वेयर माय बेल बॉटम सूट्स और मैं पार्टी करता हूँ। मतलब मेरा ये नहीं कि वो निकर पहने फालतूगिरी करना। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो उस कल्चर को उस तरीके से नहीं, अपने तरीकों को, कल्चर को वहां लेके जाता हूँ। तो खैर मैंने वहां से थाईलैंड से वापस आ रहा था या जा रहा था याद नहीं है, उस आदमी ने मुझे कहा कि तुम क्या करते हो, बड़े दिलचस्प आदमी हो। उसका नाम है सनी राज कपूर। अच्छा। और वो अडोर मुखर्जी साहब, अडोर मुखर्जी मैम के अंडर में कास्टिंग करते थे वो। लखनऊ के निकले इत्तेफाक। कब आप बिलीव करें कि लखनऊ में कोई एक पंछी था जो एक पंछी को कह रहा था कि तेरे भी पर है मेरी तरह। मतलब लखनऊ का सर्किल वहाँ जो है, वहां मिला फ्लाइट पे। उसने मुझे कहा तू करेगा, काम करेगा? मैंने बोले तू कास्टिंग कर ले, तो एक्टर बन सकता है यार। मैंने कहा मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता सर ये सब। मैंने लोग कहते हैं तो हीरो दिखता है वगैरह, पर मुझे नहीं पता ये किया कैसे जाएगा, मैं क्या बोलूंगा, मुझे शर्म आएगी। मैं लखनऊ का हूँ, स्मॉल टाउन बॉय, मैं छोटे शहर से तो निकल गया, पर मैं इस छोटे शहर को कैसे अपने अंदर से मारूं? बोले मारने की जरूरत नहीं दोस्त, यही तुम्हारी ताकत है, इसको जी लो बस। खैर हम जब उस इन लोगों की लाइफ से हारे, विजडम आई, तो हमने उसको फोन किया कि भैया अभी भी वो जॉब आपने कहा था। बोला पैसे नहीं दूंगा। लैपटॉप है तो? मैंने कहा वो तो है नहीं। बोले चल वो दे दूंगा, तो आ जा। 2000 नंबर वर्सोवा में कास्टिंग यहाँ होती है, सारे ऑडिशंस की। हम वहाँ पहुंचे और उन्होंने हमारा, भैया हम पहुंचे वहां पर, उन्होंने हमें फौरन एक कंप्यूटर दिया और कहा हम क्या करना होता है। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, लड़के लड़कियां आएंगे, कैमरे लगेंगे, तुम्हें हम समझा देंगे कि डायरेक्टर क्या मांग रहा है, आप उनको समझाओगे कि हमें नहीं मुस्कुराहट इतनी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, और वो तुम रिकॉर्ड करोगे। वो फिर एक इंट्रोडक्शन वीडियो और एक ये 3 वीडियो को मर्ज करके रात में हार्ड डिस्क लेके प्रोड्यूसर के पास जाओगे। तो मैंने कहा अभी तक तो मैंने पापा मम्मी को कुछ बताया नहीं अपने बारे में। अब मैं जब ये कहूंगा कि मैं प्रोड्यूसर के पास हार्ड डिस्क ले जाना, तो वो कहेंगे कुछ तो अच्छा कर रहा है लड़का, अच्छा कर रहा है, तो मैं थोड़े दिन और मिल जाएंगे। कर करके भैया वो करने लगे। इत्तेफाकन फिर किस्मत थी, फिर मजा आने लगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने एक्टिंग कभी सीखी, क्योंकि सीखी नहीं, पर ये कर करके ये प्रोसेस में वो एक्टिंग डेवलप होती रही। फिर कुछ पेन थे जिनकी अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन वो उनके कैमरे के पीछे से शुरू किया, कैमरे के आगे आने कि वो बड़ी एक छोटा सा वाकया भैया, वो टर्निंग पॉइंट क्या है वो? तो मैं करता रहा, कास्टिंग करता रहा। एक दफा मेरे पास एक कास्टिंग डायरेक्टर है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, उनका नाम है मिस्टर मुकेश छाबरा, मेरे गुरु जी हैं। तो मुकेश साहब का एक असिस्टेंट हुआ करता था शशि बेनवाल साहब। वो मेरे दोस्त, क्योंकि हम कास्टिंग सर्कल में जुड़ गए, तो उन्होंने एक शाम को मुझे लॉकडाउन से पहले फोन किया कि आमिर एक ऐड करोगे? मैंने कहा क्या करोगे? एक्टिंग। मैंने कहा यार मैं नहीं तैयार हूँ।
अमिताभ सर के साथ। मैंने कहा तो बिल्कुल नहीं करूंगा यार। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन साहब, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने मैं कि अमिताभ बच्चन के साथ पहला शूट करने को मिलेगा पहले आपको। शूट। तो मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन के साथ मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को एक्टिंग नहीं आती, प्लस इतने बड़े लेजेंड हैं, वो करेंगे, हम गलती ना कर दें, कोई दिक्कत ना हो जाए। खैर करते करते भैया दूसरे दिन हम पहुंचे और आपकी दुआ से हमारा पहला एड भैया शूट हुआ एज एन एक्टर। मिस्टर आर बाल्की साहब ने शूट किया था और हमारे दोस्त हैं जिनका खुद का प्रोडक्शन है, होप प्रोडक्शन, अभी उनका इंतकाल हो गया सर का, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो वो कौन सा एड था? वो एड था अमिताभ बच्चन साहब के साथ बिकजी भुजिया का। अच्छा, कलर शेडिंग। मैं चाय नहीं पीता। हे एक मिनट, भुजिया के बिना चाय नहीं पीता, पीका जी है ना? हाँ। G loves Pikachu, loves Pikachu. जिसमें अमित जी कह रहे हैं कि अरे चाय नहीं पीता, अरे भुजिया के बगैर चाय नहीं पीता। हाँ। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एड आई शॉट विद हिम। फिर करते करते वक्त भैया होता है ना, जब अल्लाह का, भगवान का आशीर्वाद होता है और वो वक्त होता है, तो चीज आपके पास है। कहते हैं ना कि अगर पहाड़ों पे मोहम्मद ना जा पाए तो मोहम्मद इश्क ऐसा करो कि पहाड़ आ जाए। पहाड़ आ जाए, सही बस बात। वो वक्त दिखा था, होने लगा। दूसरा ऐड आया आलिया भट्ट साहिबा के साथ, उसमें हम उनका भाई का किरदार प्ले कर रहे हैं, वो फोन पे के लिए था। अच्छा, डम्बो, डम्बो, दीदी एक और कंट्रीब्यूशन ऑन फोन पे। अब तो बन जाएगी तेरी एकेडमी। बन जाएगी, बन गई। अरे वाह मेरे ध्यानचंद। एक सेकंड, व्हाट्स दिस? पहला कंट्रीब्यूशन तो तेरा ही था, इसलिए थैंक यू। अरे अब तो ले ले ढंग की जैकेट। ए डम्बो, ये आजकल का फैशन है। निखिल जैसे करोड़ों लोग फोन पे इतना कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, करते जा बढ़ते जा फोन पे। वो मेरे ख्याल से 8 या 9 लैंग्वेजेस में आया और ओवरनाइट वो 50 मिलियन हिट हो गया। फिर करते करते स्प्राइट मिला आयुष्मान खुराना साहब और तापसी पन्नू जी के साथ, मैंने नॉर्थ इंडिया किया। फिर अचीवमेंट शुरू हो गए। एड पैड एड पैड एड पैड। सोच ले, ऑफर किया तो गलत सिग्नल पकड़ लेगा और अगर नहीं किया तो किसी और का सिग्नल पकड़ लेगा। जिसका ध्यान बटा उसका कटा। गर्मी में डाउट हटाओ, स्प्राइट उठाओ। फिर करियर फिल्मों में आया। एक हंसल साहब, हंसल पहली साहब, फिल्म कौन सी थी आपकी और कब की आपने? मेरी पहली भैया फिल्म थी फराज, और अच्छा। एक डायरेक्टर साहब है, उनका नाम है हंसल मेहता। हाँ हाँ, अगर आपने नाम अलीगढ़ भी बनाई बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो साहब की आपको पता है कि अलीगढ़ की शूटिंग बरेली में हुई? अच्छा, अलीगढ़ की शूटिंग बरेली में हुई। वो बरेली आए थे, उनके साथ में मनोज बाजपेयी जी, मनोज बाजपेयी जी। हाँ, मनोज, सब लोग यहाँ आए और उसकी शूटिंग का मैं गवाह हूँ। मेरे सामने वो शूटिंग हुई। बरेली की जिला जेल में शूटिंग हुई, जिला जेल, बरेली कॉलेज में शूटिंग हुई उसकी। अच्छा। तो वो जो दिखाया गया है कॉलेज और जो जेल दिखाई गई है, वो सारा शूट बरेली का है। जिसमें अलीगढ़ दिखाया गया है, वो टोटली मतलब उसमें 60 से 70% जो विजुअल्स हैं वो बरेली के हैं। मुझे लगता है ये और यूनिवर्स, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, बताइए दोनों साहब। लोगों का। ये सर मुझे उनके तो लगता है कि उनके साथ के फोटो भी हैं, मुझे लगता है ये है। यूनिवर्स कंस्पायर करता है आपके लिए। हाँ। कि छोटी सी दुनिया है, मैं पूरी दुनिया में घूम के मैं पहली बार किसी से ऐसे बात कर रहा हूँ और आपने मुझे ये मंच दिया। तो फराज के बाद फिर फराज में मेरा, फराज में आपका क्या रोल था? तो फराज एक ऐसी पिक्चर है जो निर्धारित है 2016 के टेरर अटैक्स के ऊपर, जो बांग्लादेश के ढाका में अटैक्स हुए थे होली आर्टिसन बेकरी पे। हाँ हाँ। तो उसमें वहाँ के एक बहुत बड़े जो उद्योगपति लोग हैं, हुसैन फैमिली, जैसे अपने अंबानी लोग हैं, तो उनका जो छोटा, बांग्लादेश में उनका जो छोटा बेटा है फराज हुसैन, उसने एक अटैक में अपने 2 दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उसको मदर टेरेसा अवार्ड मिला था और वो मुसलमान था। और मैं धर्म का ऐसा आदमी हूँ भैया, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये छोटी सी चीज, ये पर्सनल है, पर मेरे बिलीफ सिस्टम, घर वालों ने मुझे, मेरी माँ ने मुझे भगवत गीता पढ़ाई है, पुरानास पढ़ाए, देवदास और कुरान शरीफ भी पढ़ाई है। आप ये देखिए, वेदास भी मुझे, वेदा तो मुझे सब याद है। ये अल्लाह है हरे में, मैं दिखाना चाहूंगा कैमरे में, और ये मेरे शिवाजी हैं। वाह, क्योंकि मेरे देखिए मेरे गूज़बम्स आते हैं भैया। मैं बहुत, इन लोगों ने मुझे हर, मेरी माँ के, मेरा सोच ऐसा है कि शिवलिंग को दूध पिलाना जायज़ है, पर उससे पहले उस भूखे बच्चे को जो आपको पिलाते देख रहे पहले वो, क्योंकि भगवान वो चाहेगा। और चादर पढ़ाओ जितनी भी दरगाहों पे जरूरी है, पर उससे पहले बच्चे सिकुड़ रहे हैं उनको पहना दो, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नियत से धर्म होता है और इश्क से आपका काम होता है। शेर की एक लाइन है करते कि मस्जिद है बहुत दूर, चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसाया। अरे वाह, क्या बात है भैया। तो करते करते वो फिल्म मिली। अभी मेरी हाल ही में एक फिल्म आई है, मैं
उसने एक अटैक में अपने 2 दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, उसको मदर टेरेसा अवार्ड मिला था और वो मुसलमान था। और मैं धर्म का ऐसा आदमी हूँ भैया, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये छोटी सी चीज, ये पर्सनल है, पर मेरे बिलीफ सिस्टम घर वालों ने मुझे, मेरी माँ ने मुझे भगवत गीता पढ़ाई है, पुरानास पढ़ाई, वेदास और कुरान शरीफ भी पढ़ाई है। आप ये देखिए, वेदास भी मुझे, वेदा तो मुझे सब याद है। ये अल्लाह है हरे में, मैं दिखाना चाहूंगा कैमरे में, और ये मेरे शिवाजी हैं। वाह, क्योंकि मेरे देखिए मेरे गूज़बम्स आते हैं भैया। मैं बहुत, इन लोगों ने मुझे हर, मेरी माँ के, मेरा सोच ऐसा है कि शिवलिंग को दूध पिलाना जायज़ है, पर उससे पहले उस भूखे बच्चे को जो आपको पिलाते देख रहे हैं पहले वो, क्योंकि भगवान वो चाहेगा। और चादर पढ़ाओ जितनी भी दरगाहों पे जरूरी है, पर उससे पहले बच्चे सिकुड़ रहे हैं उनको पहना दो, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नियत से धर्म होता है और इश्क से आपका काम होता है। शेर की एक लाइन तो है करते कि मस्जिद है बहुत दूर, चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसाया। अरे वाह, क्या बात है भैया। तो करते करते वो फिल्म मिली। अभी मेरी हाल ही में एक फिल्म आई है, मैं चाहूंगा आप लोग प्लीज, दर्शकों से दुआ करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म को देखें। दिलशाद को बड़ा फुटबॉलर बनने का मौका मिला है। और तुम तो कह रही थी वो सेलेक्ट नहीं हुआ। उम्र से पहले ही बड़ा हो गया वो। वहाँ तनख्वाह कम थी, इसलिए उसने हमसे झूठ बोला कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। बचपन से ही ना दिलशाद ने अपनी सारी ख्वाहिशें दबा दी, लेकिन अब ये जानते हुए कि मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं उसका सपना मरते हुए नहीं देखना चाहती। वो तभी फुटबॉल खेल पाएगा अगर मैं अम्मी और ताहिरा का ख्याल रख सकूं, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा किरदार है उसमें गौहर। अच्छा। ये कश्मीर के फुटबॉल क्लब की कहानी। एक्चुअली अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये कश्मीर के फुटबॉल की नहीं, पर कश्मीर की होप की कहानी है। अच्छा, लगातार देखा जाए तो कश्मीर पे इतनी फिल्में क्यों बन रही है? अचानक देखो तो पिछले 5 सालों में कश्मीर पे धड़ाधड़ फिल्में आ रही मैं तो हैं। कह रहा हूँ बननी चाहिए। अब ये बताइए, हम लोगों के पास एक गोल्डन ईगल है जिसके जो सुनहरा रंग है, अब उस पे लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, पर लड़ाई से ज्यादा अगर हम सिर्फ उससे प्रेम करेंगे तो वो चीज तो है हमारी ही। और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग पॉजिटिव लाइट में उस पर चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसे हमारी फिल्म है, हमारी प्रोड्यूसर है विशाखा सिंह मैम, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर महेश मताई, मिस्टर राजेश मापुस्कर, उनको भी वेंटिलेटर के लिए तो नेशनल अवार्ड मिला है। फिल्म रिलीज हो गई है अभी? ये हो गई है, ये सोनी लिव पे है और इसको अच्छा। बहुत अच्छी रेटिंग मिली है। अच्छा। मेरा किरदार है उसमें गौहर, और शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन पिक्चर में इन लोग ने मेरी पहली शादी कराई शादी है। करा दी है। तो अब मुझे लगता है जब मेरी शादी होगी तो लोग कहेंगे इसकी दूसरी वाली है जो कि ये सच नहीं होने वाला है दोस्तों। तो अभी अफेयर तो चल ही रहा होगा। नहीं, कोई नहीं, अभी अफेयर सिर्फ मेरी प्रतिज्ञा Engage प्रतिष्ठा, नहीं है बीवी मेरी करियर बन गई भैया। सब कुछ खो दिया मैंने। अच्छा। एक मेरे पास काले रंग का कुत्ता है जो इसका नाम मैंने रखा है शैडो, पर वो रोशनी है मेरी, पर नाम इसलिए रखा है परछाई कि शायद नजर ना लगे। तो अभी कहीं इंगेज नहीं है? बिल्कुल नहीं भैया। और बहुत सारे लोग हैं भैया, मैं तो इतना, मैं अपनों को भगवान का बच्चा मानता हूँ कि मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया। लोग मुझसे कहते हैं तुमने पढ़ाई कहाँ की? मैंने कहा हर उस घर में जहाँ मुझे चाय पिलाई गई। बोले तुम जो हर बुरी महफिल में मेरे माँ बाप ने मुझे भेजने में इनकार नहीं किया, इसलिए शायद कि एक दिन मैं कुछ अच्छा सीख के आऊंगा। यही तो संस्कार है, डाउन टू अर्थ। तो क्योंकि कुछ है ही नहीं हम लोग के पास, यही सब है भैया। आगे की क्या प्लानिंग है फराज के बाद? फराज के बाद अब क्या प्लानिंग है आपकी? आप क्या करेंगे? लोगों को लगेगा मैं से सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, लेकिन आगे का प्लान है मैजिक। क्योंकि अगर मैजिक पता चल जाए तो, अगर लॉजिक बन जाए तो मैजिक खत्म हो जाता है। तो अभी कुछ नहीं, मैं 2 महीने के ब्रेक पे आया हूँ अपनी अम्मा का ख्याल रखने, अपने वाले साहब के साथ टाइम। मैंने पहली बार 15 साल से बाहर हूँ भैया। 31 साल मेरी उम्र है, और ये समझ लिए वनवास तो राम का 14 साल में खत्म हो गया था। बरेली में आप कब से हैं? मतलब बरेली में फादर की पोस्टिंग के साथ ही बरेली से आपका जुड़ाव पापा है? बस, हाँ, उससे पहले। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ कि पीलीभीत आपको पता होगा पड़ोस हाँ, में, हाँ, हाँ, पड़ोस वो में मेरा है। ननिहाल है, तो मेरा बचपन अच्छा। वहाँ गुजरा है। वो बात अलग है, तब वहाँ पे बिजली कम आती थी बहुत। नहीं, अब तो खूब आती है बिजली। अब तो चमकती है बिजली साहब। चमकती है बिजली। तो और इस रीजन का सबसे अच्छा जिला है, छोटा है, हरियाली है। हरियाली है, और चार- मेरा ननिहाल है भैया वो। छोटे से जिले में 5 नदियां हैं। बताइए साहब। लखनऊ में जो इतनी बड़ी गोमती है, और जो इतनी बड़ी जौनपुर में इतना विकराल रूप है जिसका, उसका उद्गम स्थल ही पीलीभीत है। उसको चली हुई भी माधव टांडा से निकली है गोमती जी, और जो जाके लखनऊ में आप इतनी बड़ी देखते हैं जी गोमती, तो पीलीभीत से निकली है। बस वक्त है तो हमारी भी हम ये समझ लिए हम भी वहीं से ही निकले। और आज बॉम्बे इधर उधर दुनिया घूम के आज हम आपके साथ बैठे, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है नहीं, भैया हमारा सौभाग्य है कि कि आपने आप जो हमें है, मौका हम दिया। आपके साथ बातचीत कर रहे यकीन हैं। मानिए, और मैं ये कैमरे बरेली के को लिए नहीं लेकर बोल रहा बहुत फिल्में बनी हैं। मैं तो- बरेली की बर्फी। बरेली की बर्फी, आप बरेली की बर्फी पिक्चर के वाक्य बताऊंगा। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था यूरोप से। अच्छा, 5,000 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि फ्लाइट जो होती है, एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो यूरोप से चेक रिपब्लिक प्राग से आप फ्लाइट लेंगे सीधे एम्स्टर्डम दिल्ली। तो मुझे 5,000 बचाने के चक्कर में फ्लाइट ली मैंने
रशियन एयरलाइन एरोफ्लॉट, अच्छा। आई रिमेम्बर। तो मैंने वहां से, अच्छा पहली दफा हम बाहर गए थे तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टाइम जोन चेंज करना पड़ता है। तो हमने क्या गलती की कि हम बरेली की, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपने बरेली की बर्फी का जिक्र किया, बरेली का झुमका भी है भाई, झुमका भी है, पर यहाँ कहानी कुछ ऐसी है कि हम बरेली यूरोपियन एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे चेक रिपब्लिक पे, और फिर हम रशिया पहुंचे। तो हमने वहां पे रशिया में हमारे 4 घंटे का डीले था। तो हमने कहा 4 घंटे करें क्या, इंटरनेट बहुत बच गया फोन में, लास्ट डे है, तो बरेली की बर्फी देखने लगे और टाइम चेंज नहीं किया और रशिया में फंस गए थे, फ्लाइट नहीं थी। अरे 18-19 घंटे फंसे रहे, लोगों ने और डरा दिया कि तुम पहले मुसलमान, ऊपर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऊपर से तुम्हारे घर, मैंने घर पे जब फोन किया कि माँ किसी से टिकट करवा दो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, तो मेरे घर वाले इतने क्यूट है कि उन्होंने कहा है कहाँ ये रशिया लेकिन दुनिया में, तुम कर क्या रहे हो तो वहाँ कैसे पहुंचे? तो करते करते तो मैं वहां पे ये फिल्म देख रहा था। अच्छा। अब बरेली भैया, मैं यकीन मानिए, मैं अपने वाले साहब पापा से यही कह रहा था कि इतना खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग, सिर्फ आपने हर आदमी जो मुझे मिल रहा है, इतना प्यारे लोग हैं, इतनी साफ सफाई बहुत और अच्छे लोग इतना ज्यादा कि यकीन मानिए, मैं अपने घर वालों को कहता था। बरेली की एक खास बात और है, बरेली में प्रॉपर वही बोली बोली जाती है जो लिखी जाती है, जो बॉलीवुड में इस्तेमाल होती है, हिंदुस्तानी। आप याद कर, आप लिपि। इस पे ध्यान दीजिए जी, जो बॉलीवुड में हम बोलते हैं, फिल्मों में जो बातचीत करते हैं, वही है, वही बरेली में बोली जाती है, बिल्कुल खड़ी बोली। प्रॉपर खड़ी बोली है, और सबका तलफ्फुज साफ है, लोगों का दिल साफ है। और आप ये समझ लीजिए, हम आप पीबा हैं, आप इतना नाश्ता, इतना खाना, लोगों के दिल में उनको बस नहीं रहा कि इसको क्या दे दें। प्यार इतने है। छोटे शहर में अगर इतनी बड़ी सोच है, तो साहब मैं तो चाहूंगा मेरे घर वाले, और कोशिश करूंगा मेरी जिंदगी में कभी रूट इस शहर से ना टूटे, और इस शहर ने मुझे जितना मैं दे पाया हूँ उससे बहुत ज्यादा मैं सोचता हूँ दिया है। आपकी तरह और भी बहुत युवा हैं जो सपनों के शहर में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि दुनिया, ग्लैमर की दुनिया में पहुंचे, लोग उन्हें देखें, आपकी तरह वो भी फेमस हों। जी, तो उनके लिए क्या टिप्स है, वो क्या करें, बस कैसे करें, वहां तक लगे पहुंचे? रहें, और इसकी कोई टिप नहीं। अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो अगेन, मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि जहाँ पे लॉजिक होता है वहां मैजिक नहीं होता, पर हाँ, झूठ दुनिया से बोलें पर अपने से नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये थे आमिर शुएब, जो अब बॉलीवुड में हैं। बरेली से इनका खास नाता है, इनके पापा यहाँ पुलिस ऑफिसर हैं और इन्होंने हमसे बातचीत की, इसके लिए इनका धन्यवाद। शुक्रिया भैया।